Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. तो चलिए गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर और पॉलिटी के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं मई टू जैन के, है ना। मई टू जैन के हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, नाम से डिड्यूस किया करो कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। विसल क्या होता है? सीटी। ब्लोअर मतलब जो सीटी बजा रहे हैं, ना। आप सीटी कब बजाते हो? सीटी कब बजाते हो आप? जब आपको किसी का अटेंशन चाहिए होता है ना, तभी आप सीटी बजाते हो। नहीं तो नॉर्मली कोई थोड़ी ऐसे सीटी बजाते फिरते हो, नहीं, है ना। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन पॉलिटी के केस में क्या होगा कि आप सीटी बजाते हो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। मतलब कि आप कोई, मान लो आपका पीयर कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई पीयर गलत काम कर रहा है तो आप उसको रिपोर्ट करते हो, ठीक है, हायर अथॉरिटी पे, ताकि उसको पनिशमेंट मिल पाए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड विसल ब्लोअर। मतलब ये जो बंदा है जिसने कंप्लेन करी इंटरनली, मतलब जिसने इंटरनल में इंटरनल जो भी हो रहा है ना ये करप्शन, उसकी रिपोर्ट करी ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम विसल ब्लोअर, ठीक है। तो ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? अब देखो, मान लो कंपनी है ना। अब जैसे पीएसयूज़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा यू नो ये चलता है, हायरार्की चलती है ना। तो वहाँ पे आप मान लो किसी सीजीएम का कंप्लेन कर देते हो कि भाई ये बंदा करप्शन कर रहा है, ठीक है। तो वो बंदे के पास बहुत पावर है। आप मान लो एक एग्जीक्यूटिव हो, है ना, आपसे करप्शन देखा नहीं कि आपने कंप्लेन कर दिया। अब इस बंदे के पास बहुत पावर है, ये तो आपको सप्रेस कर देगा, है ना। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो दिस इज़ कॉल्ड, वो कहाँ पे आता है? वो आता है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है। तो विसल ब्लोइंग इज़ द एक्ट ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू एन अथॉरिटी, जैसे कि मैंने बताया, है ना, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए टू एन अथॉरिटी, एक्ट ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू एन अथॉरिटी फिगर और पब्लिक टू परसीव्ड रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट, करप्शन, फ्रॉड, अनएथिकल एक्टिविटी, है ना, विद इन पब्लिक, प्राइवेट और थर्ड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? कोई भी गलत काम हो रहा है उसको जब आप रिपोर्ट करते हो तो आप एक विसल ब्लोअर बन जाते हो, ठीक है। अब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, वो किस में लिस्टेड है? वो हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन में लिस्टेड, ठीक है। विसल ब्लोअर कौन कौन हो सकता है? विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर कैन बी करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज़, है ना, जो करंट हैं या फिर पहले जो एम्प्लॉय रह चुके वो हैं, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, है ना, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और अब वॉलेंटियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एम्प्लॉय ही हो सकता है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। विसल ब्लोअर कौन हो सकता है? विसल ब्लोअर एम्प्लॉय हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है, या फिर कोई वॉलंटियर हो सकता है। तो ये आया कब था? ये 2014 में आया था, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। क्या बोला था इसने? कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट टू पर्सन मेकिंग डिस्क्लोजर ऑफ करप्शन। तो कोई करप्शन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है ना, तो उसको हैरेस ना किया जाए, उसके लिए इसमें प्रोविजन है, ठीक है। द पर्सन में टेक अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो जिस अथॉरिटी पे ये कंप्लेन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो उसको उसका मैटर एक्चुअली सुन सकती है, ठीक है। तो वो उसको रिपोर्ट कर सकता है, वो डिस्क्लोज कर सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, इवन इफ दे आर प्रोहिबिटेड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। मान लो कोई ऐसा प्रोविजन है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है ना, जो ऑफिशियल सर्विसेज, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आती है, ठीक है, तो उसको आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? विसल ब्लोअर जो है, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता सकता है, ठीक है। इट डज़ नॉट अप्लाई टू द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये जो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, इट डज़ नॉट अप्लाई टू आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज में ये अप्लाई नहीं होता है। समझ में आ गया? आर्म फोर्सेज में अप्लाई नहीं होता है ना। डिस्क्लोजर्स कैन बी मेड इन राइटिंग और बाय ईमेल मैसेज। या तो आप राइटिंग में दे दो या फिर ईमेल कर दो कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। सेबी पीआईटी जो है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि मान लो मैं बीपीसीएल का एम्प्लॉय हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया है कि यार प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, ठीक है। बट ये पब्लिक में बात नहीं आई है अभी, ठीक है। मेरे को पता इंटरनली पता चल गया है कि प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, बट ये बाहर बात नहीं आई है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बीपीसीएल के शेयर खरीद लेता हूँ,
और शेयर खरीद लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आएगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग वो होती है कि मतलब आपको आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पब्लिक में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो है ना, बट आप सिंस मान लो उस कंपनी के एम्प्लॉय हो या किसी भी तरीके से आपने वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि आपको अनड्यू एडवांटेज मिल गया ना इस चीज़ में, आपको पहले ही पता है तो आप खरीद लोगे, है ना। दिस इज़ नॉट फेयर। तो क्या किया है सेबी ने, क्या किया है तो सेबी के रेगुलेशन है इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने के लिए। तो अगर ऐसा अगर स्टेटमेंट आ जाए कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो लीगल है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग तो प्रोहिबिटेड है। तो इसके रेगुलेशन क्या है, टू रिवॉर्ड विसल ब्लोअर्स एंड अदर इन्फॉर्मेंट फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस, ठीक है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के जो केसेस होते हैं, ठीक है, मान लो मैंने इलीगली इन्फॉर्मेशन इलीगली इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कंपनी की, ठीक है। तो वो उस कंपनी का कोई भी बंदा या कोई भी वॉलंटियर जो हमने यहाँ पढ़ा था, ये सारे लोग ये आके कंप्लेन कर सकते हैं कि इस बंदे ने इलीगली इन्फॉर्मेशन अटेन करी है जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे को चार्ज कर दिया जाएगा किसके अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब दूसरी स्कीम जो न्यूज़ में थी दैट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। तो क्या मतलब है, नाम से देखो, वन नेशन मतलब ना भारत, है ना, वन राशन कार्ड मतलब हर जगह एक ही राशन कार्ड चलेगा। अभी क्या होता है, अभी हर एक जो स्टेट है उसमें जो रेजिडेंट्स हैं, है ना, उनका अलग अलग राशन कार्ड है, ठीक है। मान लो महाराष्ट्र का अलग है, यूपी का अलग है। तो महाराष्ट्र वाला बंदा अगर यूपी में जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र वाला बंदा अगर यूपी में जाता है तो वो फूड ग्रेन नहीं ले सकता वहाँ से, क्योंकि उसके पास राशन कार्ड किसका है, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये बोला गया है इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या है कि भले ही वो महाराष्ट्र का है, ठीक है, बट उसके पास जो राशन कार्ड होगा वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यूपी में भी वो जाएगा तो वो फूड ग्रेन्स एक्सेस कर सकता है उस राशन कार्ड के थ्रू, ठीक है। ये बेसिक है। अब आगे बढ़ते थे, आगे पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द नेशनल रोल आउट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड, ये लाएंगे, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस वगैरह की हम बात करेंगे। इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़, तो सारे स्टेट्स और यूटीज़ में आ रहा है, ठीक है। कब से आएगा, मार्च 2021 से, ठीक है। तो मार्च 2021 से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। राशन कार्ड सबसे पहले होता क्या है, क्या होता है राशन कार्ड, व्हाट इज़ अ राशन कार्ड, ठीक है। तो राशन कार्ड एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक अथॉरिटी इशू करती है। कौन इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर एन ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको राशन कार्ड प्रोवाइड करती है एज पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, फॉर द परचेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, एट सब्सिडाइज रेट। तो आपके पास अगर राशन कार्ड है ना, तो गरीबों की हेल्प करने के लिए बेसिकली राशन कार्ड होता है। तो आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आपको जो गेहूँ है ना, और राइस है, वो सब बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएगा, 1 रुपये 3 रुपये किलो इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है। जबकि मार्केट में जाओगे तो बहुत महंगा आता है ना। तो यही है कि वो फूड जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ से आपको, यहाँ आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आप वहाँ से ले सकते हो वो सब, ठीक है। तो ये इशू बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक डॉक्यूमेंट है, इशू कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू होता है, ठीक है। और किस लिए होता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। और दूसरा ये किसको किसको इशू होता है, गरीब लोग तो ठीक है ना, बट अगर ऐसे आ जाए कि जो राशन कार्ड है वो सिर्फ बीपीएल फैमिलीज़ को इशू होता है ना, इट इज़ ओनली अवेलेबल टू बीपीएल फैमिलीज़, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीपीएल भी होती हैं और कुछ कुछ एपीएल फैमिलीज़ भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। तो इट इज़ इशूड टू बोथ एपीएल एंड बीपीएल एंड अंत्योदया फैमिलीज़, ठीक है। तो समझ में आ गया। ऐसा कोई आ जाए कि इट इज़ ओनली इशूड टू अंत्योदया या ओनली इशूड टू बीपीएल, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ इशूड टू एपीएल बीपीएल एंड अंत्योदया फैमिलीज़, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का भी प्रूफ है ये, ठीक है। जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वैसे राशन कार्ड भी अपना आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ होता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि बेनिफिशियरी विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी एफपीएस अक्रॉस द कंट्री यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग सेम राशन कार्ड दैट इज़ आधार लिंक, ठीक है। तो ये जो राशन कार्ड है इसको आधार से लिंक्ड होता है ये, ठीक है। तो इसी जो सेम इसके पास है ना, बेसिकली जो ये आधार कार्ड है, जो ये राशन कार्ड है, इससे वो कहीं किसी भी कंट्री में कोई भी एफपीएस शॉप हो, कोई भी फेयर प्राइस शॉप हो, वहाँ से वो फूड ग्रेन एक्सेस कर सकता है। बट इसमें ये लिमिट है कि वो जो बंदा है वो 50% से ज़्यादा कोटा नहीं निकाल सकता, ठीक है। मान लो आपको 100 केजी अलॉटमेंट है उसके अंदर, ठीक है, तो आप 50 केजी से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये लिमिट है कि आप अगर बाहर जाके निकालते हो तो 50 केजी से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, मतलब 50% ज़्यादा नहीं निकाल सकते। जैसे उसमें होता है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड्स में भी ये होता है कि आप अगर जहाँ जहाँ का आपका क्रेडिट कार्ड है, अगर आप वहाँ से जाके दूसरे सिटी में जाके या फिर दूसरे बैंक से जाके ट्रांजैक्शन करते हो तो कोई पर्टिकुलर वो होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है कि इतने ट्रांजैक्शन ही हैं जो फ्री हैं ना, उसके बाद चार्ज लगेगा। तो वैसा ही इसमें भी है, ठीक है। बट इसमें क्या अलाउड ही मैक्सिमम 50% है, ठीक है। अंडर द पीडीएस सिस्टम क्या होता है, राशन कार्ड होल्डर कैन बाय फूड ग्रेन्स ओनली फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैं जाके किसी दुकान पे चला गया कि बोलूँगा राशन कार्ड है मेरे पास, मेरे को दो इस रेट, नहीं।
सिर्फ ये फेयर प्राइस शॉप में ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जो उस लोकेलिटी में होगी, है ना, उसी में ही ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। द न्यू सिस्टम विल आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, क्योंकि देखो आधार जब होता है, ये आधार से लिंक्ड है हमने बोला है ना, तो आधार में तो आपका थंब इम्प्रेशन पड़ता है ना, तो उसी के थ्रू जो थंब आपका इम्प्रेशन है उसी के थ्रू आपको ये मतलब ऑथेंटिकेट किया जाएगा। जब पॉइंट ऑफ सेल जब वो स्वैप करता है ना, मतलब आप राशन कार्ड दोगे तो वो अपनी मशीन में स्वैप करेगा, है ना, फिर आपका थंब प्रिंट लेगा तो आपका डेटा वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। करेंटली कितने स्टेट में, 17 स्टेट में। तो ऐसे अगर आ जाए कि इट इज़ अवेलेबल इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब ऐसे भी अगर स्टेटमेंट आ जाए कि वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना, इट इज़ नॉट क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट येट एप्लीकेबल, तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 17 स्टेट्स में ऑलरेडी है, ठीक है। अभी हमको इसको सारे स्टेट्स में करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सारे स्टेट्स में ये अभी सिस्टम नहीं है, ठीक है। बेनिफिट क्या है कि भाई इंट्रा स्टेट जो है, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हम फूड ग्रेन्स को एक्सेस कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं राशन कार्ड्स की, बोगस जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद क्योंकि सारा कुछ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा, आप अपना राशन कार्ड दोगे वो इलेक्ट्रॉनिकली स्वैप होगा, है ना। इट कैन कंट्रोल राइजिंग फूड सब्सिडी बिल बाय प्रिवेंटिंग लीकेजेस, लीकेज प्रिवेंट करेगा। ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है ना, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, ठीक है। अब हम ये बात कर ही रहे हैं तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, जिसमें सेंटर पैसा देता है पूरा, है ना, और स्टेट कोई पैसा नहीं देता है, तो ये सेंटर की स्कीम है, ठीक है। तो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कौन इंप्लीमेंट करता है, MPDS, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल सी बात है, फूड और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो यही मिनिस्ट्री करेगी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ही करेगी, अगर ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी, वही जो हमने देखा, नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, है ना, एडवांस डेटा एनालिटिक्स यूज़ करेंगे, ये सब नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो IMPDS है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये किसके अंडर आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अगर ऐसे आ जाए कि इट इज़ अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये किसके अंदर आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो क्या बोलता है, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी किसके लिए होगा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए होगा, है ना, नॉर्मल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। तो कैसे इंश्योर करेंगे, वेलफेयर इंश्योर करेंगे, राइट बेस्ड अप्रोच होगा। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसमें 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को हम टारगेट करेंगे, और वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को रिसीव करेंगे किसके अंडर, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो समझ में आया। ऐसा ऐसा बोल दे कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो हर जगह एप्लीकेबल है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100% कवरेज नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें 100% कवरेज नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। तो 100% कवरेज इसका नहीं है, ये आपको याद रखना है। कितना कवरेज है, 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इसमें कवर होती है, और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इसमें कवर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या क्या कितने के बेनिफिशरीज हैं, 81 करोड़ पर्सन आर एंटाइटल्ड टू बाय फूड ग्रेन्स। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा देख लो कि राइस कितने में मिलता है, 3 रुपये पर केजी में मिलता है, और वीट कितने में मिलता है, 2 रुपये पर केजी में मिलता है, ठीक है। और जो कोर्सर ग्रेन्स हैं वो 1 रुपीज़ पर केजी में मिलता है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें 3 चीज़ें हैं, कौन सी, राइस, वीट और कोर्स ग्रेन्स, है ना। तो जो राइस है वो सबसे ज़्यादा महंगा है, 3 रुपये में है, वीट जो है वो 2 रुपये में है, ठीक है, और कोर्स ग्रेन जो है वो 1 रुपये में है, ठीक है, सॉरी। उसके बाद क्या है, इट इज़ ऑपरेटेड अंडर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये दोनों मिल के इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, टू स्टेट्स एंड यूटीज़। क्या अब इस जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसमें सेंटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और स्टेट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो सेंटर बेसिकली क्या करता है, एलोकेट करता है फूड ग्रेन्स को, ट्रांसपोर्ट करता है फूड ग्रेन्स को स्टेट तक, डेपो तक, जो भी वेयर हाउसेस होते हैं ना वहाँ तक उसको करता है। फिर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू स्टेट्स फॉर डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम FCI टू गोडाउंस, तो ये सब नॉर्मल करता है। उसके बाद स्टेट क्या करता है, स्टेट इंटरनल रोल आउट करता है, मतलब स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट में हैंडलिंग है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो FPS के थ्रू एक्चुअली एंड कंज्यूमर तक पहुँचाना है, तो वो कौन करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, हैंडल ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो है वो कौन करता है, स्टेट करता है, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज़। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज़ मतलब कि भाई कौन इसमें एलिजिबल है कौन नहीं है, वो कौन इंश्योर करता है, वो ये अपना स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करता है, ठीक है। और राशन कार्ड इशू करता है, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। अब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। इट वॉज लॉन्च इन 1997, किसके लिए है, दोनों के लिए, BPL और APL दोनों के लिए, ये ध्यान रखना,
ठीक है, दोनों के लिए है, बीपीएल और एपीएल। ऐसा कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि इट इज़ ओनली फॉर बीपीएल, तो गलत करके आ जाना, क्योंकि ओनली बीपीएल के लिए नहीं है, इट इज़ ऑल्सो फॉर एपीएल एज वेल। अंत्योदय अन्न योजना की बात करें, ये कब लॉन्च हुई थी? 2000 में लॉन्च हुई थी, टू मेक जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको फोकस करने के लिए, और उसको एकदम एक्चुअली इंटेंडेड बेनिफिशरीज तक ये पहुँचे, उसको इंश्योर करने के लिए हम क्या लाए थे? अंत्योदय अन्न योजना। इसमें जो भी बहुत ज़्यादा पुअर है ना, मतलब बीपीएल जो फैमिलीज़ हैं बेसिकली, ठीक है, अभी तक हम सब किसको दे रहे थे? बीपीएल को भी दे रहे थे और एपीएल को भी दे रहे थे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि बीपीएल को ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। तो पुअरेस्ट और पुअरेस्ट फैमिलीज जो हैं वही बस अंत्योदय अन्न योजना में कवर्ड है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेट शटडाउन्स न्यूज़ में थे बहुत जगह, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में 6 महीने का इंटरनेट शटडाउन लगा था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन करता है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 2017 के पहले और 2017 के बाद देखते हैं, ठीक है। तो 2017 के पहले क्या था कि सेक्शन 144 सीआरपीसी में ये दिया हुआ था कि 5 और ज़्यादा से 5 या उससे ज़्यादा की गैदरिंग को ये बार कर सकता है, ठीक है। बार मतलब कि आप अगर 5 से ज़्यादा बंदे ग्रुप में खड़े हैं, है ना, तो चार्ज लग जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 144 में ये लगा हुआ है, और ये किस में कवर होता है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में। तो इंटरनेट शटडाउन किस में कवर होता है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में, ठीक है। उसके बाद 2017 की अगर हम बात करें तो क्या है? टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज जो रूल आए हैं, ये पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स जो आए हैं, इस न्यू रूल्स में क्या है? इसने अमेंड कर दिया है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को, और सेंटर को पावर दे दी है ये इंटरनेट शटडाउन करने के लिए, ठीक है। डिस्पाइट द 2017 रूल्स, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ऑफन यूज द ब्रॉड पावर्स अंडर सेक्शन 144, ठीक है। तो जनरली अभी जो सेंटर लगा रहा था ना, वो सेक्शन 144 को यूज़ करके लगा रहा था, ठीक है। और ये इंडियन टेलीग्राफी एक्ट जो है इसको भी यूज़ करके लगा रहा था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो इंटरनेट शटडाउन है वो कौन कौन से एक्ट से रिलेटेड है, तो उसमें अगर इंटरनेट टेलीग्राफ एक्ट है तो आप बिना देखे मार के आ जाना, ठीक है। कौन ऑर्डर कर सकता है? डीएम, ओबियसली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो वहाँ का आईएएस है, एसडीएम है ना, वही वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद और क्या है? 2007 पहले, ये 2017 के पहले था, 2017 के बाद क्या है? ओनली होम सेक्रेटरी, अभी कौन है? अमित शाह, ठीक है। होम सेक्रेटरी ही बस क्या कर सकता है? यूनियन और स्टेट का ये ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। Only the Home Secretary of the Union or a state can pass an order to be reviewed by a committee within 5 days, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लॉ पास होता है इंटरनेट शटडाउन के लिए, तो वो 5 दिन के अंदर अंदर रिव्यू में आता है, ठीक है। इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, जिसमें अवॉइड नहीं हो सकता, सिक्योरिटी पे थ्रेट है, उसमें क्या होता है कि इट कैन बी ऑल्सो इशूड बाय द ऑफिसर जो कि जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहता है या उससे ऊपर है, ठीक है। और अबव ऑथराइज बाय द सेंटर और द स्टेट होम सेक्रेटरी, ठीक है। तो जो ये होम सेक्रेटरी है, ये बेसिकली जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट या उससे ऊपर वाले बंदे हैं, उनको भी ये कर सकता है, अथोराइज़ कर सकता है इंटरनेट शटडाउन करने के लिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ शटडाउन देखें तो सेक्शन 144 में पहले 2017 के पहले क्या था कि 6 महीने तक, नॉट मोर देन 2 मंथ्स, पहले था नॉट मोर देन 2 मंथ्स एंड अप टू 6 मंथ्स एक्सटेंशन बाय द स्टेट, ठीक है। तो सेंटर 2 महीने के लिए लगा सकता है, ठीक है, और ये इनिशियली 2 महीने के लिए लगेगा, है ना। उसके बाद मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना था? 6 महीने तक का, ठीक है। अभी क्या हो गया? अंडर टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज ऑर्डर, इसमें कितना कर दिया गया है? सस्पेंडिंग टेलीकॉम इंटरनेट सर्विसेज शैल नॉट बी इन ऑपरेशन फॉर मोर देन 15 दिन। इसको हटा के जो ये था जो 6 महीने था, उसको हटा के क्या कर दिया? 15 दिन कर दिया, ठीक है। बाकी ये सब इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये रिव्यू कमेटी क्या है ना। तो इसको आप अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा आपसे, ठीक है। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट पावर्स टू ब्लॉक पर्टिकुलर वेबसाइट नॉट द इंटरनेट एज अ होल। तो ये याद रखना, ऐसे पूछ लेगा कि जो सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, अब आप देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है भाई, इंटरनेट से रिलेटेड है, तो आप बोलोगे कि यार ये जो है वो इंटरनेट इसके थ्रू ब्लॉक हो सकता है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेट एज अ होल ब्लॉक नहीं कर सकता, बट कोई पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो ब्लॉक कर सकता है। तो जैसे इंडिया में अभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन किया गया है और पॉर्न साइट्स बैंड है ना, तो वो किसके अंडर हुआ है? वो आईटी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ही हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंडेक्स आई है, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, किसने रिलीज़ करी है? इसमें सबसे पहले तो देख लो टॉप किसने किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, उसने हैज़ बीन रैंक सेकंड अमंग द 16 डिपार्टमेंट्स एंड थर्ड आउट ऑफ 65 मिनिस्ट्रीज ऑन डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो भाई देखो ये क्या बेसिकली करता है, क्या है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स? ये बेसिकली डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को रैंक करता है, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स है, उसका कोई डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है ना, ऐसे ऐसे करके डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इस टाइप से इसको रैंक करता है, ठीक है। तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ जो फर्टिलाइज़र है उसकी रैंक सेकंड आई है, क्या ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद क्या है, जो ये डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है, क्या करती है, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को एक्सेस करती है कि भाई वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं उनको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब यही होता है ना कि आप स्कीम ला रहे हो पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसको फिर इंश्योर करो कि उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है ना। तो वही उसी चीज़ पे रैंक करता है कि भाई ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो जितनी भी स्कीम सरकार लॉन्च कर रही है ना, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है वो इस इंडेक्स में पता चलेगा, ठीक है। कौन करता है, नीति आयोग के अंदर है ये, डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस है अंडर नीति आयोग। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये कंडक्ट किसने किया है, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जो है ये कंडक्ट किसने किया है, ये किया है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिस अंडर नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग के अंडर ये ऑफिस है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिस, उसने ये किया है, ठीक है। इट विल इमेंसली हेल्प improve द इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, ठीक है। नॉर्मल अगेन इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करेंगे, है ना, प्रोग्राम्स को जो है वो डिजायर्ड गोल्स अचीव करेंगे, नॉर्मल सी चीज़ है। ये सब ना ऐसी स्टेटमेंट आप किसी भी चीज़ में लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। किसी भी मेंस में आंसर राइटिंग आ रहा है ना, तो किसी भी चीज़ में इस टाइप के स्टेटमेंट जो हैं बहुत ही सब्जेक्टिव रहते हैं, हर किसी का मोटिव यही रहता है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करेंगे, है ना। तो ये सब आप नॉर्मल कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बना लो जिसको आप हर हर क्वेश्चन में चेप सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, और नेशनल प्रोग्राम सॉरी नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है, किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बस इतना ही याद रखना है कि ये जो नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है ये किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया, ठीक है। क्या करता है ये, इट प्रोवाइड्स एन एक्शन प्लान, काहे का एक्शन प्लान है, इट अडॉप्ट्स अ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच टू इंफ्रा डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसके लिए ये मैनेजमेंट अप्रोच को क्या बोलते हैं, अडॉप्ट करता है और इंश्योर करता है कि ये अच्छे से हो रहा है, ठीक है। institutionalize and promote the profession of program and project management and build a workforce of such professionals, ठीक है। अब देखो वहाँ से ये अगेन बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है ना, एक वर्कफोर्स बिल्ड करेंगे ऐसे प्रोफेशनल्स की जो अच्छे होंगे इस टाइप से, इनहांस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इनहांस करेंगे, गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोबस्ट गवर्नेंस करेंगे, कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, वेस्ट मटेरियल रिड्यूस करेंगे। तो यही सब है, ठीक है। चलो दो स्लाइड और बची हैं, देख लेते हैं जल्दी से, है ना। अदर इनिशिएटिव्स में देख लेते हैं, पहला है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ग्राम क्या है, विलेज होता है, स्वराज क्या है, इंडिपेंडेंस। ऐसा कोई पोर्टल होगा जिसमें हम विलेज को इंडिपेंडेंस दे रहे होंगे, है ना, या फिर उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे होंगे, है ना, यही मतलब हो सकता है ई ग्राम। ई ग्राम मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल होगा, है ना। तो ग्राम है तो कौन लॉन्च करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है, क्या आएगा पोर्टल है, स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सिंपल है, नॉर्मल, कुछ ज़्यादा है नहीं। क्या करेगा ये, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करेगा। ये सब तो नॉर्मल पीआरआईज के ही है ना, मतलब पीआरआई बना ही क्यों था, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बना था, है ना। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करेंगे, वर्क बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ना, इसको रटने की ज़रूरत है नहीं। इट प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो फॉर कैप्चरिंग पंचायत इन्फॉर्मेशन विद द कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ पंचायत, डिटेल्स ऑफ पंचायत, फाइनेंशियल एसेट्स, ये सब के बारे में पोर्टल है जिसमें सारा पंचायत का इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कुल मिला के बाद इतनी है। उसके बाद दूसरी एक इंडेक्स देखते हैं, कौन सी है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, PAI। तो ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है ये क्या करती है, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, स्टेट्स को रैंक करता है गवर्नेंस के बेसिस पे, ठीक है। किसने डेवलप किया है, इट इज़ डेवलप्ड बाय द नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक अफेयर्स सेंटर, ठीक है। तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है, क्या करता है ये, स्टेट्स और यूटीज़ को गवर्नेंस के एक्सपेक्ट पे रैंक करता है। अब पब्लिक अफेयर्स की बात हो रही है ना, पब्लिक अफेयर्स मतलब पब्लिक वेलफेयर टाइप्स, तो गवर्नेंस के बेसिस पे ही करेगा रैंक, है ना, वही उसी को एक्सेस करेगा, है ना। गवर्नेंस परफॉर्मेंस इज एनालाइज इन द कंटेक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड बाय 3 पिलर्स ऑफ इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, समझ में आ गया। हाँ, गवर्नेंस परफॉर्मेंस नॉर्मल सी चीज़ है, 3 पिलर हैं, इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इन लार्ज स्टेट्स कैटेगरी, जो लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी है उसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आर द टॉप 3, ठीक है। लार्ज स्टेट की कैटेगरी में इन तीनों ने टॉप किया है, सारे सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और बॉटम में कौन कौन आया है, एज़ यूजुअल यूपी, उड़ीसा एंड बिहार, सबसे बैकवर्ड स्टेट्स अपने बॉटम में आए हैं। स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा सबसे ऊपर है, ठीक है, और मणिपुर सबसे लास्ट है। तो ये याद रख लेना कि पब्लिक अफेयर्स जो इंडेक्स है उसमें कौन सबसे ऊपर आया है, कौन सबसे नीचे आया है। तो लास्ट स्टेट के केस में सदर्न स्टेट्स हैं, और बाकी ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, यूपी, उड़ीसा, बिहार तो डिफ़ॉल्ट बॉटम पे ही रहता है, ठीक है। बाकी स्मॉल स्टेट्स में कौन है, गोवा है, और लास्ट में कौन है, मणिपुर है, ठीक है। चंडीगढ़ जो है वो यूटी में टॉप पर आया है, ठीक है। चंडीगढ़ यूटी में टॉप पर आया है। उसके बाद एक और इंडेक्स देख लेते हैं, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स।
तो ये जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है ये किसने रिलीज़ किया है? प्रजा फाउंडेशन ने। ये याद कर लो किसने रिलीज़ किया है? प्रजा फाउंडेशन ने। क्या करेगी ये भी रैंक करेगी स्टेट को टू इंडिकेट वेयर दे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ रियल एम्पावरमेंट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो स्टेट्स हैं, है ना, जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी पंचायत और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं ना, उनको कितना फ्रीडम दिया हुआ है, कितना डेवलप किया है ना, और कितना ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बढ़ाया है, ये सब चीज़ें इस चीज़ में रैंक होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो उड़ीसा ने टॉप किया है, अनलाइकली, हाईली अनलाइकली है ना, उड़ीसा ने टॉप किया है किस में? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में। तो ऐसे आ जाएगी किसने टॉप किया अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में, तो क्या बोलोगे? उड़ीसा ने टॉप किया, ठीक है, उड़ीसा ने टॉप किया, याद रखना। मणिपुर और नागालैंड जो है वो बॉटम पर है गवर्नेंस के मामले में, ठीक है। और क्या क्या है कि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने 18 फंक्शंस जो मेंशन है 12 शेड्यूल में, है ना, 12th शेड्यूल में जो म्यूनिसपैलिटी से डील करते हैं उसको पूरा किया है, ठीक है। कोई भी जैसे जो लिस्ट है वो 11 शेड्यूल और 12th शेड्यूल है ना, जो 11 शेड्यूल है उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं 12th शेड्यूल में। तो ये स्टेट्स के पास रहता है ना पावर कि ये कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना। तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं था जिसने 18 के 18 सब्जेक्ट जो हैं वो डिवॉल्व करें हैं नीचे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं था, बस यही बोल रहा है वो। उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं क्या है। इंडिया पोस्ट ने कुछ लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? इंडिया पोस्ट ने 5 स्टार विलेजेस स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बस इतना याद रख लो कि 5 स्टार विलेज स्कीम किसने लॉन्च की है? इंडियन पोस्ट ने, ठीक है। इंडियन पोस्ट ने 5 स्टार विलेज स्कीम लॉन्च की है। क्या इंश्योर करती है कि यूनिवर्सल कवरेज हो किसका? पोस्टल स्कीम का। जो पोस्ट की स्कीम्स है ना, जो इंडियन पोस्ट स्कीम्स देता है, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका यूनिवर्सल कवरेज हो, इसको इंश्योर करता है कहाँ पे? रूरल एरियाज में। समझ में आ गया? तो जो इंडियन पोस्ट है, जो ये 5 स्टार विलेज स्कीम है, ये किसने लॉन्च की है? इंडियन पोस्ट ने करी है। क्या करती है? यूनिवर्सल कवरेज इंश्योर करती है पोस्टल सर्विसेज का, ठीक है, ताकि ये पोस्टल स्कीम्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ तक पहुंच पाएँ। समझ में आ गया? रूरल एरियाज़ तक पहुंच पाएँ। स्कीम्स कवर्ड अंडर दिस स्कीम्स जो हैं इसमें वो क्या इंक्लूड करती हैं? सेविंग बैंक्स अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी स्कीम्स हैं, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट सीक्स टू ब्रिज द गैप इन पब्लिक अवेयरनेस एंड रीच ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट्स। वही है कि पोस्टल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की रीच हम बढ़ाएंगे, मतलब एवरी नूक एंड कॉर्नर पे हमारा पोस्टल सर्विसेज की जो स्कीम्स है वो पहुंचनी चाहिए, उनका बेनिफिट पहुंचना चाहिए, ठीक है, एसेप्शली इन द इंटीरियर विलेजेस, ठीक है। इफ़ द विलेज अटेन्स द यूनिवर्सल कवरेज फॉर 4 स्कीम्स फ्रॉम द अबव लिस्ट, ये जो स्कीम्स है ना, ये सेविंग बैंक अकाउंट, सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ, ये सारे अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, है ना, इसमें से कोई 4 इम्प्लीमेंट हो जाते हैं किसी स्टेज में, तो उसको 4 का स्टेटस दे दिया जाता है, ठीक है। अगर 3 इम्प्लीमेंट होता है तो 3 का स्टेटस दिया जाता है। जैसे वो बोलते हैं ना 3 स्टार 4 स्टार, तो अगर 3 स्कीम्स इम्प्लीमेंट करोगे तो 3 स्टार, 4 करोगे तो 4 स्टार, इस टाइप से चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटी का जो है वो ख़त्म हो चुका है ना। अगले में इकोनॉमी का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।